हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुस नॉलेज हाउस। तो आप सभी का स्वागत है नए साल में। नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप लोगों से यही मैं कहती हूँ, आप लोगों के लिए यही कामना करती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी इस साल शिक्षक बने, है ना। अच्छे अच्छे जगह पहुँचें और अच्छी अच्छी जगह आपकी जॉब लगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अधिगम के वक्र पठार एवं स्थानांतरण। चलिए देखते हैं। ओके, देखिए, अधिगम के वक्र पठार एवं सीखने का स्थानांतरण, कर्व्स, प्लेट्यू एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये हमारे कोर्स में है, आप लोग देख लीजिएगा। अधिगम वक्र का अर्थ देखते हैं हम लोग। तो जब हम अपने जीवन में नई नई बातों को सीखते हैं, जैसे कार चलाना हो गया या स्पीकिंग हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, है ना, या कोई चित्र बनाना, जैसे कोई पिक्चर बनाना, ड्राइंग करना हो गया, तो ये सब चीज़ों में क्या होता है, सीखने की गति देखी जाती है आरंभ से लेकर अंत तक। क्या ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमने कार चलाना स्टार्ट किया, शुरू किया, तो हम मतलब अच्छे से चलाने लग जाएंगे, स्टार्टिंग में नहीं होगा। पहले हम कई बार तो हम क्या नाम है, चोट लगेगी हमें, कहीं कुछ होगा, तो मतलब गति कैसी होगी, हमारी स्पीड कैसी होगी, शुरू में कैसी होगी, कम होगी, और धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और अगर हम उसको लर्न मतलब रेगुलर नहीं करेंगे उसको, तो क्या होगा, हम भूल जाएंगे उसको। तो सीखने की गति क्या है, आरंभ से लेकर अंत तक एक जैसी नहीं रहती है, तो उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी कम होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, इस टाइप से, है ना, रहती है, एक जैसी ही नहीं रहती है। वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी प्रैक्टिस के ऊपर, वो हम आगे बाद में देखेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, अधिगम वक्र कहा जाता है। सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अगर हम अंकित करेंगे तो एक रेखा बन जाएगी, है ना। जैसे ग्राफ आप लोगों ने करा ही होगा मैथ में, जैसे होता है ना, तो उसमें अगर हम अंकित करेंगे तो एक रेखा बन जाएगी, ऐसे या कैसे भी करके एक रेखा बन जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, हम अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आ गया। आप देखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए, दो डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको नोट करवा देती हूँ। देख लेते हैं हम इसको। ये दी थी स्किनर ने, अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गीकृत कागज पर ब्यौरा है। मतलब जैसे अगर हमने कोई भी क्रिया की है, कोई भी हमने एक्टिविटी की है, अगर उसको हम कागज पर एक डिफाइन कर देंगे कि ये ऐसी जा रही है, हमारी क्रिया कैसे हो रही है, पहले बढ़ रही है, कम हो रही है, जैसा भी है, तो ये क्या है, तो यही क्या हो जाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। यही क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। जैसे अभी यहाँ पे कम है, अभी यहाँ बढ़ गई, फिर यहाँ कम हो गई, तो क्या हो रहा है ये, तो देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए अभी यहाँ पे कम थी, फिर बढ़ी, हमने सीखा ज्यादा, फिर हमने अभ्यास प्रैक्टिस छोड़ दी, फिर कम हो गई। तो ये क्या है, यही अगर हम कागज पे बनाएंगे तो ये कागज पे क्या है, ब्यौरा आ रहा है, ठीक है, हमारी उन्नति का और अवनति का। ये डेफिनेशन किसने दी थी, स्किनर ने। दूसरी देखते हैं, अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। अधिगम वक्र जो है वो किसको व्यक्त करता है, सीखने की क्रिया से, जो हम सीखा है उसकी एक्टिविटी प्रोसेस से होने वाली क्रिया से होने वाली गति हमारी स्पीड क्या है, और प्रगति हमने क्या सीखा, मतलब हमारी क्या प्रगति हुई, ठीक है, उसको व्यक्त करता है। तो ये दोनों डेफिनेशन है, आप लोग प्लान कर लीजिएगा, और एक आधा और है वो देख लेंगे, अगर आप लोग लगे ठीक तो पढ़ लीजिएगा। वैसे इसमें कुछ है नहीं, बस हमें यही याद रखना है कि वक्र कैसे बनता है। अब हम आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। देखिए, अब देखते हैं इसकी विशेषताएं, अधिगम वक्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग कर्व्स। अधिगम वक्र की अनियमितता, ठीक है, मतलब इर्रेगुलरिटी, किसी चीज में रेगुलर नहीं होना। जैसे हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम की कठिनाई, सिलेबस कैसा था, टफ था, इसलिए बच्चा नहीं कर पाया, या टीचिंग मेथड को दोष दे सकते हैं कि टीचिंग मेथड अच्छे नहीं थे, जो टीचर ने सिखाया वो बच्चे की समझ में नहीं आया, उसको इस मेथड से सिखाया गया जो बच्चों को समझ में नहीं आया, तो टीचिंग मेथड हो सकता है इसका दोष, है ना। और क्या हो सकता है,
या एनवायरनमेंट बच्चे को अच्छा नहीं मिला, बहुत स्कूलों का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जैसे वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे फ़ैन नहीं है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, गर्मी है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चे ज़्यादा गर्मी में नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। तो वो कहते हैं भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आया जब तक हमारे लिए फ़ैन की व्यवस्था नहीं होगी। आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोग भी ऐसा ही करते हैं। कई बार बहुत बहुत तेज़ गर्मी होती है तो क्या होता है, आप लोग का पढ़ने का मन होता है, नहीं होता है, कहते भाई हम नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत गर्मी लग रही है हमें तो ये सब चीज़ें क्या है, ये इरेगुलरिटी है। या बच्चा कहीं पढ़ रहा है, रेगुलर स्टडी कर रहा है, और वो अचानक किसी काम से बाहर चला जाता है, ठीक है, तो क्या है उसकी स्टडी क्या होगी, बीच में रुक जाएगी। तो उसमें क्या है, उसकी गति में, उसकी प्रैक्टिस में स्थिरता आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो यही सब क्या है, वक्र की अनियमितता हो जाएगी। फिर है कार्य कारण का संबंध ज्ञात ना होना। कार्य कारण संबंध से यही है कि सीखने की क्रिया और उससे प्रेरित करने वाले साधन और कारकों में क्या संबंध है, ठीक है। अगर ये अच्छा होगा तो संबंध, अगर ये अच्छा होगा तो कैसा होगा, वक्र अच्छा होगा, है ना। और अगर अच्छा नहीं होगा तो कैसा होगा, खराब प्रदर्शित करेगा। फिर है शारीरिक एवं मानसिक क्षमता की जानकारी होना। जो स्टूडेंट लर्निंग कर रहा है उसकी शारीरिक क्षमता कितनी है और मेंटल पावर कितनी है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही हमें टीचिंग उसको करवानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उसका सिलेबस होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल जैसे बच्चे हैं, जैसे मंदबुद्धि बच्चे हैं, जैसे कम सीख पाते हैं, है ना। हर एक की IQ लेवल एक जैसा नहीं होता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीखता है। तो मतलब अकॉर्डिंग किसके होने चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग ही सिलेबस होना चाहिए। सीखने में उन्नति, इसमें क्या है, 3 स्तर बताए गए हैं, प्रारंभिक स्तर है, मध्य स्तर है, अंतिम स्तर है। अब सीखने में उन्नति कैसे होती है, बहुत से बच्चे क्या होता है, प्रारंभिक स्तर टीचर ने एक बार बताया स्टार्टिंग में, बच्चे सीख गए, एक तो ये हो गया। फिर मिडिल स्तर में क्या होता है कि बच्चे मतलब गति अभ्यास कर रहे हैं डेली, और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, उससे उन्नति उनकी हो रही है, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बच्चे लगातार उन्नति भी कर रहे हैं। फिर है अंतिम में ये होता है कि बच्चे शुरू में तो कम पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, हम कहते हैं यार पढ़ लेंगे और लेकिन पढ़ते नहीं, या उनका मन नहीं लग रहा है, ऐसे समझ लो, ऐसे उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। और लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम टाइम होता है तब वो पढ़ते हैं और उन्हें सफलता मिल जाती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ते ही नहीं हैं, कहते हैं अरे बहुत टाइम पढ़ा है, अभी तो पढ़ लेंगे, अभी तो टेट के एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, अभी पढ़ लेंगे, क्या जा रहा है, 2 महीने पढ़े हुए हैं, अभी तो 1 महीने में पढ़ेंगे तब भी पढ़ लेंगे, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 6 महीने से स्टडी करते हैं तब कहीं जाके सफलता पाते हैं। तो हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, जो मोस्टली जो पाए जाते हैं वो मध्य स्तर के ही पाए जाते हैं, जो लगातार स्टडी अगर करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं तो उन्नति भी उनको वैसे ही मिलती है। तो ये तो इनकी विशेषता है। अब देखते हैं इनके जो 4 टाइप बताए गए हैं, इसके प्रकार बताए गए हैं, वो देख लेते हैं। अधिगम वक्र के प्रकार, ठीक है, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पर है सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक इस तरह से हम बनाएंगे और उसमें देखेंगे ये 0 से स्टार्ट करते हैं, x है, ये y एक्सिस है। फिर इसमें क्या है, अभ्यास की मात्रा देखी जाती है, इसमें अधिगम की मात्रा देखी जाती है। तो ये तो बहुत ईजी है, ये बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। इसमें सीखने की जो प्रगति है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, लगातार प्रगति क्या हो रही है, ये प्रगति हो रही है ना, ये बढ़ रही। तो ये जो वाला है ये बहुत कम पाया जाता है, ये पूछा भी कम जाता है वैसे। तो आप दूसरा देखते हैं हम, जो दूसरा है सेकंड है, देखिए सेकंड है उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व, सॉरी, ओके। तो इसको आप देखेंगे हम, इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में इसकी गति कैसी होती है, तेज होती है, और बाद में कैसी हो जाती है, धीमी पड़ जाती है ना। तो अभ्यास बढ़ने के साथ साथ उन्नति होती है, और अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा, उन्नति कम होने लग जाएगी। प्रैक्टिस अगर हम किसी चीज़ की छोड़ देंगे तो हम चीज़ें क्या करते जाएंगे, भूलते जाएंगे,
तो वही क्या होगा, हमारी स्पीड कम होती चली जाएगी। जैसे हमने कार चलाना सीखा होगा, अगर हम रेगुलर कार चला रहे हैं तो प्रैक्टिस करते करते हमें अच्छे से कार चलाना आ जाएगी, है ना। और अगर हमने नहीं प्रैक्टिस तो करी, अगर हमने सीखी तो 7-8 दिन तो सीखी, उसके बाद में क्या करा हमने, छोड़ दी चलाना, तो क्या करेंगे, हम भूल जाएंगे, कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। तो यही है कि अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें बराबर बढ़ती हैं, नहीं तो स्टार्टिंग में तो बढ़ेंगी, फिर उसके बाद में क्या होंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें यही है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा जो वक्र है उसमें प्रारंभ में गति तेज होती है और बाद में धीमी पड़ जाती है, तो कौन सा होगा, ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र या उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं इसको। इंग्लिश में ज़्यादा लर्न कर लो, ज़्यादा अच्छा है। और ऋणात्मक से वही हो जाएगा नेगेटिव, आप लोग अच्छे से ध्यान कर लेंगे। फिर थर्ड देखते हैं हम इसको, देखिए थर्ड देखते हैं, नतोदर वक्र या धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। इसको इंग्लिश में ही लर्न कर लो, बहुत टफ नेम है अगर आप लोगों को लगा हो तो। कॉनकेव कर्व, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रारंभ में गति कैसी होती है, धीमी होती है, बाद में तेज हो जाती है। धनात्मक से ही मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि बढ़ रही है। लगातार अभ्यास से चीज़ें हमारे माइंड में कैसी हो जाती हैं, सेटअप हो जाती है ना। ज़्यादा अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो चीज़ें हमें लर्न हो जाती है, फिर हम उनको ज़्यादा हमारे माइंड पे ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ता और उन चीज़ों को आसानी से कर पाते हैं। तो इसमें यही है कि यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी प्रगति हो रही है। तो समय व प्रयास के साथ में अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है। अगर हम समय से प्रैक्टिस करते रहेंगे चीज़ों की तो लर्न कैसे हो पाएगा, अच्छे से लर्न हो जाते हैं, हमें चीज़ें अच्छे से लर्न हो जाती हैं। जैसे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली उसको पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को लास्ट टाइम पर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम मुझे कुछ नहीं आ रहा है ना। तो इसके लिए यही है कि जितना प्रयास करेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी सीखने की मात्रा बढ़ेगी। तो ये हो गया थर्ड हमारा नतोदर वक्र। अब फोर्थ देखते हैं हम लोग, लास्ट देखिए। अब देख लेते हैं ये मिश्रित वक्र, लास्ट में जो है ये कैसा है, मिश्रित है ना, मिक्स्ड कर्व्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ये कैसे हो रही है, वक्र कैसे बन रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो ये देख लीजिए इसकी ये वो है, आप लोग नोट कर लीजिए। प्रारंभिक गति कैसी है इसकी, धीमी है, फिर तीव्र हुई, फिर धीमी हुई, फिर तीव्र हुई, और ऐसे क्या बन गया हमारा, मिश्रित वक्र बन गया। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, और इसको कैसा वक्र बोलते हैं, सीढ़ीदार। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वक्र है जो सीढ़ीदार है, तो आप आंसर दे देंगे कौन सा है, मिश्रित वक्र। ओके, या इसको और इसको क्या बोलते हैं, एस वक्र भी कहा जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। देखिए चारों कोई कठिन नहीं है, तो चारों इजी है ना। जो 4 मैंने बताए आप लोग को, 4 टाइप्स बताए। फर्स्ट कौन सा था हमारा, सरल रेखीय, उसमें तो कुछ था ही नहीं। फिर कौन सा है, फिर निगेटिव वाला है, निगेटिव वाले में भी कुछ नहीं है। फिर पॉजिटिव है, और लास्ट में कौन सा है हमारा, मिक्स वाला है। तो ये आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद में भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगी। आप लोग ये नोट कर लीजिए, मैं हट जाती हूँ। अब इसके आगे देखते हैं हम इसको प्रभावित करने वाले कारक। देखिए अब इसमें अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें फर्स्ट है इसमें पूर्वानुभव, प्री एक्सपीरियंस। कितने आपके प्री एक्सपीरियंस हैं, पूर्व नॉलेज आपको कितनी है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है उसको अगर हम नवीन ज्ञान से जोड़ें तो उसका हम लाभ उठा सकते हैं। जैसे हमने पिछला कुछ भी सीखा है तो अगर हम उसको नए किसी उसमें कंडीशन में लागू करते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, उसका फायदा मिल सकता है ना। फिर है आभास। आभास का मतलब यही है कि जैसे आप लोग समझ लीजिए कि आपके एग्जाम होने वाले हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, आपने कोई भी तैयारी नहीं कर रखी है और अचानक आप लोगों को कहीं से इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाती हैं कि ये एग्जाम में आ जाएगा, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, उसी की स्टडी कर लेते हैं, अच्छे से उसको तैयार कर लिया और पेपर दिया और पास हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आभास।
फिर है सरल से कठिन की ओर। हमारे जो सीखने की प्रक्रिया है वो कैसी है, सरल से पहले हम इजी चीज़ों को सीखते हैं, फिर कठिन की ओर चलते हैं, है ना। फिर है कौशल, स्किल डेवलपमेंट कैसे होता है, वही है उत्साह, एक्साइटमेंट, आपका सीखने के प्रति कितना एक्साइटमेंट है, कितना उत्साह है, आप सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते। जब तक आपका मन नहीं करेगा किस चीज़ के लिए, आप एक्साइटेड नहीं होंगे, जब तक आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, है ना। जब तक आप नहीं सोचेंगे कि मुझे टेट की परीक्षा पास करनी है, तब तक आप नहीं सफल हो पाएंगे, जब तक आपके मन में खुद से उत्साह नहीं होगा, खुद से ये नहीं होगा कि मुझे टीचर बनना है। तो ये क्या हो गया, उत्साह। तो ये तो हो गया हमारे अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम लोगों ने इसमें इतना सारा पढ़ लिया है, अधिगम वक्र हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं पठार, ठीक है। देखिए अब देखते हैं अधिगम पठार का अर्थ। अब इसमें क्या होता है कि समझ लेते हैं इसको, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है। यहाँ पे एक स्टेज आई, हम यहाँ पे सीखते जा रहे हैं, फिर यहाँ पर एकदम से रुक गई, गति क्या हुई, रुक गई। फिर क्या करा हमने, फिर सीखना शुरू कर दिया। तो ये जो गति रुकी है इसी को अधिगम पठार बोलते हैं। जैसे आप सीखते जा रहे हैं, कोई चीज़ आप सीख रहे हैं ना, अधिगम कर रहे हैं, लगातार अधिगम कर रहे हैं, और आपके अचानक सिर में दर्द होता है या कोई प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी तरीके की, और आपकी या मतलब जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसमें अब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, मन ही नहीं लग रहा है उसमें, या थकान बहुत हो रही है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारी गति को क्या कर रही हैं, रोक रही हैं, अवरोध पैदा कर रही हैं। तो यही सब क्या होता है, इसी को जो गति यहाँ पर हमारी रुक जाती है उसे क्या बोलते हैं, हम अधिगम पठार बोलते हैं, है ना। तो इसमें आप लोग समझिएगा होंगे, अब इसकी डेफिनेशन है वो भी यही है कि सीखने में पठार तब तक आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। तो ये डेफिनेशन दी थी रेक्स ने, और स्किनर ने बोला था कि पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है ना। सीखने का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, सीखना मतलब जो हम सीख रहे हैं वो प्रत्यक्ष हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये तो हो गया। अब जैसे एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे आप लोग ने देखा होगा जब टाइप करते हैं, टाइपर क्या होता है, पहले शुरू में स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, ए टाइप कर रहे हैं, है ना, इतना ही सीखा हमने। अब उसके बाद में हमारी स्पीड बढ़ी तो हमने और अल्फाबेट टाइप कर दिए, डी एक्स वाई जेड ये सब टाइप कर दिए। फिर हमने क्या करा, फिर हमने छोड़ दिया, 2-4 दिन हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी। अब टाइप अगर आप जा रहे हैं डेली और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, आपकी स्पीड छूट जाएगी, आप शब्दों को सही से टाइप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये हो गया, जैसे आपने स्टार्टिंग में ये सीखा, फिर ये सीख लिया, फिर उसके बाद में क्या कर लिया, सेंटेंस सीख लिए। ये तो आपने सीख लिया अच्छे से, ये तो कंटिन्यू चल गया आपका, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज। लेकिन आपने क्या करा, कुछ समय आप गए नहीं, फिर यहाँ पर आपकी गति कैसी हो गई, रुक गई, धीमी पड़ गई, आप चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं, यहाँ पर आके भूल गए आप 8-10 दिन प्रैक्टिस करने गए नहीं। फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेज में आके अगर आप फिर रेगुलर जाएंगे, फिर आपकी स्पीड कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, फिर आप सीख जाएंगे, सेंटेंस लिखना सीख जाएंगे, है ना। तो यही है अधिगम पठार। अब इसमें कुछ कारण है वो देख लेते हैं। देखिए अधिगम पठार के कारण क्या हो सकते हैं, जो हमारे सीखने की गति रुक रही है वो उसके कारण क्या हो सकते हैं, मनोशारीरिक सीमा, मतलब हमारी जो फिजिकल और मेंटली जो एक लिमिट होती है, सीमा तक हम सीख सकते हैं। कभी हमारी बॉडी क्या हो जाती है, थक जाती है, तो कार्य करना बंद कर देती है, हमारा दिमाग कहते हैं हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, मनोशारीरिक सीमा, एक सीमा तक ही हम पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी जब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद में ही हम दोबारा से स्टडी कर पाएंगे। तो ये कारण हो सकता है। फिर नकारात्मक कारक, नकारात्मक कारक में यही है कि ज्ञान का अभाव होना, या दूषित वही वातावरण है कि एनवायरनमेंट आप लोग को अच्छा नहीं मिल पा रहा, तो आप स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। या सीखने की रुचि नहीं आ रही सीखने में, जैसे कोई आप टीचर आपको सिखा रहा है और आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो उसमें आपको तो आप सीख ही नहीं पाएंगे, तो निगेटिविटी आती जाएगी, है ना। और या पुरस्कार की आशा ना होते हुए, जैसे आपको पता है कि हम इसको पढ़ के क्या करेंगे, हमें तो कोई इसमें आगे हमें कोई सफलता मिलनी ही नहीं है, तो आप में मतलब एक नेगेटिविटी आ जाती है ना। फिर है कार्य की जटिलता। कार्य की जटिलता से यही है कि
बालक की क्षमता के, योग्यता के, रुचि के अनुसार ही चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो उनमें क्या है कार्य की जटिलता हो जाती है। मतलब वर्क लोड कैसा होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जो सिलेबस है, ऐसे समझ लीजिए, जो सिलेबस है वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे सिलेबस है, अब 3rd क्लास का सिलेबस है और हम बच्चे को दे दें 2nd क्लास के बच्चे को दे दें तो उसके लिए टफ हो जाएगा, नहीं कर पाएगा वो। तो यही है कार्य की जटिलता, आवश्यकता के अनुरूप नहीं। अब हमारे यूज़ में नहीं है और तब भी हमें पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या हो गया, आवश्यकता के अनुरूप नहीं। जो हम सीख रहे हैं वो बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल ही होना चाहिए। जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से ही होना चाहिए, ठीक है। व्यवधान, डिस्टर्बेंस, वही है कि अगर बच्चों को में ज़्यादा डिस्टर्बेंस मिलता है, जैसे शोरगुल ज़्यादा हो रहा है या एनवायरनमेंट स्कूल का अच्छा नहीं है, तो क्या है बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाएंगे और सीखने की गति क्या होगी, रुक जाएगी। फिर अभ्यास का अभाव, यानी कि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वही है अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ों को अच्छे से सीखते रहेंगे तो गति आपकी कैसे चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, नहीं तो क्या होगा, ब्रेक लग जाएगा उसमें। फिर प्रेरणा का अभाव, प्रेरणा का अभाव से यही मतलब है कि मोटिवेशन, आप लोगों को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे टीचर हो गए, तो ये सब क्या है आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, समय समय पर क्या करते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं। तो यही हो गया, प्रेरणा का अभाव होगा तो ये अधिगम पठार आ जाएगा। तो आप लोग इतना सीख ही गए होंगे। और अगर इसको ही अगर निराकरण बोले, इसके उपाय बोले, तो इसको अगर हम चेंज कर देंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएंगे, इसके उपाय हो जाएंगे। जैसे है सीखने के समय का वितरण, सीखने के जो समय है उसके हमें एक चलिए मैं लिख देती हूँ। देखिए अब अधिगम पठार को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, सीखने के समय का वितरण। अब ये नहीं है हम रेगुलर क्या करते हैं, बच्चे को स्टडी करवाए जा रहे हैं, उसका क्या हो रहा है, माइंड बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि क्या नाम है, बच्चे कई बार ऐसा होता है कि टीचर रेगुलर पढ़ाता ही चला जाता है, वो देखते ही नहीं है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं होता, उन्हें क्या होता है अपने पढ़ाने से मतलब होता है। तो हमें ये देखना चाहिए सीखने के समय का वितरण, मतलब हमें समय इस टाइप से रखना चाहिए, इस टाइप से समय रखना चाहिए कि बच्चे सीख पाएँ, थोड़ी थोड़ी देर का गैप देना चाहिए बच्चों को। फिर क्या है, उत्साह के अधिगम, उत्साह के साथ अधिगम, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, एक्साइटमेंट के साथ में होनी चाहिए। टीचर खुद भी इतना एक्साइटेड हो पढ़ाने के लिए कि बच्चे खुद मोटिवेट हों और उससे सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें, उनमें भी इतना उत्साह आए, ठीक है। फिर पाठ्य सामग्री का संगठन, पाठ्य सामग्री वही मैंने बताया कि कैसे होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होने चाहिए। सिलेबस क्या होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर, जैसे सूत्र होता है कि इजी से टफ की ओर होना चाहिए, ना कि पहले टफ डाल दिया उसके बाद में इजी डाल दिया। बच्चों के अकॉर्डिंग ही सिलेबस रखना चाहिए। शिक्षण विधि में परिवर्तन, अब हम टीचिंग मेथड से बच्चों को समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो हमें क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, अपने टीचिंग मेथड को चेंज करते रहना चाहिए। प्रेरणा, मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, जैसे पुरस्कार वगैरह देना है तो पुरस्कार की प्रक्रिया से बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सकता है। अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है बच्चों में, जैसे हम बता सकते हैं कि बच्चों को अकेले पढ़ना है या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, या जो पढ़ने की आदत है वो मन में डालो अपने, जिससे वो सीखने की प्रक्रिया ज़्यादा तेज होती है ना। तो यही है विश्राम, वही है कि बच्चों को रेस्ट देके पढ़ाना चाहिए, ना कि यह है कि बच्चे थक रहे हैं तब भी हम उनको लगातार स्टडी करवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब हो गया अधिगम पठार को दूर करने के उपाय। अब इसके बाद में एक और टॉपिक रह गया हमारा स्थानांतरण, इसको और जल्दी से देख लेते हैं। देखिए इसमें है अधिगम का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने का जो अधिगम का जो ट्रांसफर है वो कैसे होता है। जैसे हमने पूर्व ज्ञान जो प्राप्त किया है उसको नवीन ज्ञान से कैसे जोड़ेंगे, जो हमने पहले नॉलेज प्राप्त की है उसको हमें नवीन ज्ञान से जोड़ना है। तो यही है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, चीज़ों का ट्रांसफ़र होना। शुरू से ही जो हम पढ़ते हुए आते हैं तो वही हमारे आगे चलती चली जाती हैं और हमें क्या करते जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ते चले जाते हैं और उनसे चीज़ें सीखते चले जाते हैं, है ना। तो यही है। अब इसमें देख लेते हैं प्रकार कितने होते हैं। एक तो है धनात्मक, फिर है ऋणात्मक, फिर है शून्य। तो धनात्मक में क्या होता है, जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा है, तो साइकिल चलाना क्या है, पहले हमने साइकिल चलाना सीखा, फिर हमने
मोटरसाइकिल चलाना सीखा, फिर कार चलाना सीखी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ें सीख रहे हैं, चीज़ों का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। साइकिल से ही हमने क्या चलाना सीखा, बाइक चलाना सीखा। पहले हमने साइकिल, भाई किसी से कहा जाए अगर तुम स्कूटी चलाना सीखो तो कहते हैं कि भाई तुम्हें साइकिल चलानी आती है क्या, पूछते हैं ना ऐसा। तो क्या है, ट्रांसफ़र हो रहा है, चीज़ों का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये है फिर क्या है, दूसरा सेकंड है ऋणात्मक। ऋणात्मक में क्या होता है, ऋणात्मक में जैसे उल्टा होता है, जैसे हमने पूर्व ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है और हमें नया ज्ञान कोई दे दिया जाए। जैसे हमें पहले हमने हिंदी की गिनती सीखी 1 2 3 4 5 6, और फिर बच्चे से कह दिया जाता है कि अब तुम इंग्लिश की करो, तो उसे क्या लगेगा, टफ लगेगा। या तो हम पहले उसे वैसे ही सिखाते 1 2 3 4 करके, तो इस टाइप से होता। तो यही है कि क्या में उसमें क्या आती है, रुकावट आ जाती है। जैसे अब जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो शुरू से क्या से सीखते हैं 1 2 3 4 5 6 सीखते हैं, और उनसे कह दिया जाए हिंदी की सीखो तो उन्हें टफ लगेगा, नहीं लगेगा। अब ये है शून्य, इसका कहीं कोई यूज़ नहीं होता। जैसे हमने जो पुराना ज्ञान प्राप्त किया होता है, पूर्व ज्ञान जो हमने प्राप्त किया होता है, उसका नवीन ज्ञान से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगी, ये शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। तो इसमें बस इतना ही है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। अगर मुझे कहीं कुछ लगेगा तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी ग्रुप में। बाकी आज के लिए बस इतना ही। और मैं जो सोच रही हूँ कि कल से आप लोगों को डेली 10 क्वेश्चन देना शुरू करूँगी। इसी के जो मैंने अभी तक कोर्स करवा दिया उसके मैं 10 क्वेश्चन डेली दूँगी, आप लोगों को सॉल्व करने होंगे। और ग्रुप में लिख के भेजना होगा, एक पेपर पे अपना नेम लिखेंगे और क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। तो ऐसा सभी को करना है, आप लोग की डेली प्रैक्टिस होती रहेगी। यही मैं चाह रही हूँ कि आप लोग की प्रैक्टिस होती रहे, है ना। तो ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं और वो सभी को ये सब करना है। बाकी उसके बाद में अगर मुझे लगेगा तो मैं उसको सजेशन देती रहूँगी आप लोगों को, जहाँ कोई दिक्कत रहेगी। और चीटिंग नहीं करनी है, अपने अपने करना है सबको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ग्रुप में जोड़िए लोगों को, जिससे और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.